हेलो दोस्तों। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट स्कीम लॉन्च की है, जिसको हम लोग एसओडी 2023 भी बोलते हैं। इस स्कीम के अंदर अगर आपके केसेस पेंडिंग हैं बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स के अंदर, जो हम अभी आगे देखेंगे, तो आप इस स्कीम के अंदर अप्लाई करके उनको सेटल कर सकते हैं। लास्ट ये स्कीम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 2019 में लाई थी और उसमें काफ़ी सारे केसेस सॉल्व हुए थे। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस स्कीम के, और फिर आपसे फॉर्म 1 जो है, जो एप्लीकेशन का फॉर्म है इस एसओडी का, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से एक्ट्स इस एसओडी में कवर होते हैं। अगर आपका कोई भी केस है इन एक्ट्स के अंदर जो यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप एसओडी में अप्लाई कर सकते हैं और उनका सेटलमेंट करवा सकते हैं। सबसे पहले है बंगाल फाइनेंस सेल टैक्स एक्ट, बंगाल रॉ जूट टैक्सेशन एक्ट, बंगाल सेल टैक्स एक्ट, सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट, मोटर स्पिरिट सेल टैक्स एक्ट, सेल टैक्स एक्ट 1994, वैल्यू एडेड टैक्स, और एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरियाज टैक्स। तो अगर आपका कोई भी केस है जो पेंडिंग है अभी इन किसी इसमें से किसी एक एक्ट के अंदर, तो आप एसओडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा डीप में कि ये स्कीम एक्चुअली है क्या। आप एसओडी का एप्लीकेशन तब फाइल कर सकते हैं अगर आपके 4 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हो तो इन कंडीशंस को देख लेते हैं। आपका केस पेंडिंग होना चाहिए ऑन और बिफोर 10/2/2023। 10 फरवरी 2023 से पहले आपका कोई केस पेंडिंग होना चाहिए। उसका पीरियड कौन सा होना चाहिए? वो पीरियड होना चाहिए जून 2017 तक का ही। उसके बाद के केसेस अलाउड नहीं होते एसओडी में। तीसरा, केस या तो इनिशिएट हुआ होना चाहिए या ऑर्डर इशू हुआ होना चाहिए किसी भी अथॉरिटी से। और चौथा है कि आपका उसमें कोई टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी पेबल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए नोट में ये भी लिखा है कि अगर केस सर्टिफिकेट ऑफिसर या टैक्स रिकवरी ऑफिसर के पास भी पेंडिंग है 10 फरवरी 2023 से पहले, तो भी वो एलिजिबल होता है एसओडी में अप्लाई करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, अगर प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट हो चुका है तो आप एसओडी के लिए फाइल नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि केस पेंडिंग का क्या मतलब है। मैं आपको पहले बता देती हूँ दोस्तों कि केस पेंडिंग में सब कुछ इंक्लूडेड है। जो आप सोच सकते हैं सब कुछ एक्सेप्ट फॉर प्रोसिक्यूशन, सब इंक्लूडेड है इसमें। तो फटाफट इसको देखते हैं क्या लिखा है इसमें। केस पेंडिंग मीन्स एनी केस पेंडिंग on 10th February 2023 under audit, special audit, assessment, appeal, revision, review, नोटिस और ऑर्डर हैज बीन इशूड, या फिर अगर टीआरओ सर्टिफिकेट ऑफिसर के पास है वो भी इसी में कवर्ड होता है केस पेंडिंग के डेफिनेशन में। या फिर एंटी टैक्स का अगर केस है तो वो भी इस केस पेंडिंग में कवर हो जाता है। बस प्रोसिक्यूशन के केसेस केस पेंडिंग में कवर नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है अमाउंट पेबल टू सेटल अ केस अदर देन एंट्री टैक्स। अगर हमारा अदर देन एंट्री टैक्स का केस है तो कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपका एडमिटेड टैक्स है, अगर आपने टैक्स ऑलरेडी एडमिट कर लिया, तो आपको 100% ऑफ एडमिटेड टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका जो अरियर टैक्स है वो इसलिए है क्योंकि आपने कुछ सर्टिफिकेट्स या कुछ सी फॉर्म्स, एफ फॉर्म्स वगैरह सबमिट नहीं किए थे, तो आपको सिर्फ 15% ऑफ टैक्सेस देना है। कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कोई लेट फी और नहीं देनी है। सिर्फ 15% ऑफ टैक्स देना और आपका सेटलमेंट हो जाएगा। अगर आपका एंटी टैक्स का केस नहीं है और सर्टिफिकेट्स वगैरह भी फर्निशिंग का, नॉन फर्निशिंग का केस नहीं है, कोई दूसरा ही केस है आपका, तो भी आपको दोस्तों 15% ऑफ टैक्स ही देना और आपका केस सेटल हो जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट इन डिस्प्यूट है तो आपको 0% इंटरेस्ट, 0% ऑफ इंटरेस्ट देना है और आपका केस सेटल हो जाएगा। ऊपर के केसेस में भी दोस्तों, यहाँ पे भी अगर आपके टैक्स के साथ इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी डिस्प्यूट में थी, तो आपको सिर्फ टैक्सेस का ये परसेंटेज डिपॉजिट करना है और आपका बाकी सब कुछ वेव ऑफ हो जाएगा। पेनल्टी अगर आपके ऊपर लगी है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, तभी भी आपको 0% पेनल्टी देनी है और आपका केस सेटल हो जाएगा। और अगर लेट फी आपकी डिस्प्यूट में है तो आपको 0% ऑफ लेट फी देना और आपका केस सेटल हो जाएगा। आपने बस इन तीनों केसेस में आपको बस एप्लीकेशन ही फाइल करनी है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, पेनल्टी अगर आपकी लगी है फॉर नॉन रिटर्न रिलेटेड पेनल्टी, मतलब कोई लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न वगैरह की पेनल्टी नहीं है, कोई अलग ही पेनल्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सीजर हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है, तो आपको 2% ऑफ पेनल्टी इन डिस्प्यूट देना है या फिर 15,000 विच एवर इज लोअर, और आपका केस सेटल हो जाएगा। ये तो था अदर देन एंट्री टैक्स। अब देखते हैं एंट्री टैक्स के केसेस को कैसे सेटल किया जाएगा। अगर अरियर टैक्स है इन रिस्पेक्ट ऑफ एंट्री टैक्स, तो आपको 50% ऑफ टैक्सेस, डिस्प्यूटेड टैक्सेस देने हैं और आपका केस सेटल हो जाएगा। इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी के लिए सेम प्रोविजंस है, आपको कुछ पैसा नहीं देना है, बस एप्लीकेशन लगानी है और आपका ये 3 वेव ऑफ हो जाएगा। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरह से हम अप्लाई करेंगे एसओडी के लिए। सबसे पहले हम लोग फॉर्म 1 जो कि अवेलेबल है wbcomtax.gov.in में,
आप उस फॉर्म 1 को डाउनलोड करेंगे और उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद आप ग्रिप्स पोर्टल में जाएंगे WB कॉमटैक्स में, और वहां जाके जो आपकी सेटलमेंट अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 15% है या 50% है या 100% है, जो भी है, आप ग्रिप्स पोर्टल में जाके उसको पे कर देंगे। फिर तीसरे स्टेप पे आप फिर से WB कॉमटैक्स जाएंगे, उसमें SOD टाइल के नीचे जनरेट रेफरेंस नंबर होगा, तो उस जनरेट रेफरेंस नंबर को आप क्लिक करके वहां से एक यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट कर लेंगे। उस रेफरेंस नंबर को दोस्तों आपको फॉर्म 1 में डालना पड़ेगा। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से फॉर्म 1 भरते हैं। उस रेफरेंस नंबर को आपको फॉर्म 1 में डालना पड़ेगा। फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर लेना है। ये रेफरेंस नंबर का जो एक्नॉलेजमेंट निकलेगा उसको प्रिंट करना है, जो चालान आपने ग्रिप्स में पे किया उसको प्रिंट करना है, और फॉर्म 1 को प्रिंट करना है, और तीनों को स्टेपल करके सब पे साइन करके आपने 2 कॉपीज में, डुप्लीकेट कॉपीज में जो अथॉरिटी है उसके आगे फाइल कर देना है। अब ये कौन सी, कहाँ पे आप इसको फाइल करना है, इस पे भी कंफ्यूजन है, तो चलिए उसको भी सॉर्ट कर लेते हैं। अगर आपका डिस्प्यूट रिलेट कर रहा है किसी भी टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी को जो कि पेंडिंग है अपील में, रिवीजन में या रिव्यू में, या कोई पेनल्टी है अपील, रिवीजन या रिव्यू में, तो आपको ही मालूम है दोस्तों, या तो वो सर्कल पे पेंडिंग होगा या लार्ज टैक्स पेयर यूनिट पे पेंडिंग होगा। अगर तो वो सर्कल पे पेंडिंग है तो आपने इन सारे अथॉरिटीज के आगे उसको फाइल करना है, और अगर लार्ज टैक्स पेयर यूनिट के सामने पेंडिंग है तो आपने इन सारे अथॉरिटीज के आगे उसको फाइल करना है। अगर आपका पेनल्टी रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, जो कि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के आगे पेंडिंग है या फिर सेंट्रल सेक्शन के आगे पेंडिंग है, तो आपने इन अथॉरिटी के आगे अपना एसओडी का एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। और लास्ट में अगर आपका एक नॉर्मल केस है जिसमें जो फर्स्ट लेवल पे अटका हुआ है, तो वो या तो चार्ज में होगा या लार्ज टैक्स पेयर यूनिट में होगा या फिर बीओआई में होगा, रेंज में होगा या सेंट्रल सेक्शन में होगा, तो आपको जुरिस्डिक्शनल असेसिंग अथॉरिटी ऑफ द चार्ज या लार्ज टैक्स पेयर यूनिट एज द केस में भी उसके सामने फाइल कर देना पड़ेगा। ये चार्ट जरूर देखिएगा दोस्तों बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को आपने गलत जगह एप्लीकेशन फाइल कर दी और आपका पर्पस सॉल्व ही ना हुआ हो। लास्ट हम लोग इस स्लाइड को देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जो कि है टाइम लिमिट एंड फॉर्म्स टू बी इशूड का। तो ये तो हम जानते हैं कि पीरियड ऑफ ड्यूज हमारा 30 जून 2017 तक के ही होने चाहिए। इन्हीं से पहले के केसेस हमारे सेटलमेंट के लिए अप्लाई एलिजिबल हो सकते हैं। पेंडिंग बिफोर एनी अथॉरिटी ऑन और बिफोर 10 फरवरी 2023, ये भी हम देख चुके हैं। लीव टू बी प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल टैक्सेशन ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या है दोस्तों, अगर आपका इन तीनों फोरम के आगे पेंडिंग है आपका केस, तो जब आप एसओडी का एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो 2 महीने के अंदर, उस एप्लीकेशन के 2 महीने के अंदर भी आपको इनके सामने भी एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि हमने एसओडी के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये उस चीज की टाइम लिमिट है, विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर एसओडी बहुत ही इंपॉर्टेंट, 31 मई 2023 है लास्ट डेट। फॉर्म 2 जो कि होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फॉर्म 1 तो हमने एप्लीकेशन है जो हमने फाइल करी है, फॉर्म 2 जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो 15 वर्किंग डेज के अंदर आपके हाथ में आ जाएगा। उसमें लिखा होगा कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, और फाइनल सर्टिफिकेट आएगा या नहीं आएगा एज द केस में भी। फॉर्म 3 अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी चेक कर रही है आपके पेपर्स, तो वो 3 महीने एप्लीकेशन से उसके अंदर अंदर आपको बताएगी कि ये डिस्क्रिपेंसी है और इसको ठीक कर दीजिए। आपने उस फॉर्म 3 के अगेंस्ट रिप्लाई देना है विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ फॉर्म 3। 15 दिन के अंदर आपने फॉर्म 3 के रिसीट के 15 दिन के अंदर आपने उसका रिप्लाई कर देना है। और फॉर्म 3A जो कि सबका पसंदीदा फॉर्म है, इसमें आपको पता चलेगा कि आपका एसओडी एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ये फॉर्म 3A आपको तब मिलेगा जब आपने रिप्लाई दे दिया होगा या फिर आपको कोई एक्सटेंशन मिल गई होगी रिप्लाई देने की। ये सारे पेपर चेक होने के बाद आपके पास फॉर्म 3 आ जाएगा। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास फॉर्म 2 आ गया है और उसमें लिखा हुआ है कि ठीक है सब कुछ पेपर ऊपर आपके ओके हैं, और अगर आपके पास फॉर्म 3A नहीं भी आता है, तभी भी एक टाइम के बाद, एक रीजनेबल टाइम के बाद मान लिया जाता है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही फाइनल सर्टिफिकेट है। तो टेंशन मत लीजिएगा अगर आपके पास फॉर्म 3A नहीं आया हो। और ये फॉर्म 4 दोस्तों विद इन 7 डेज ऑफ एप्लीकेशन जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है उसको, बाकी ऑफिसर्स को जिसके सामने केस पेंडिंग है, उन सबको दे देना पड़ता है कि हाँ ऐसा एप्लीकेशन फॉर एसओडी हमारे पास आ चुका है। फॉर्म 4 का बस यही मतलब है कि एक इंटीमेशन है सब जगह सारी पार्टीज को कि हम सेटलमेंट कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत है तो फिर बता दीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा थ्योरी खत्म हो जाता है। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम फॉर्म 1 को भरते हैं। तो ये है हमारा फॉर्म 1।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको जो लास्ट स्लाइड में बताया था, रेफरेंस नंबर आपका जो जनरेट होगा एसओडी टाइल से डब्ल्यूबी कॉम्टैक्स में, उस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ लिखना है। नेम ऑफ द ऑफिस वेयर द केस इज पेंडिंग, अगर आपका टैक्सेशन ट्राइब्यूनल में है या रिव्यू में है या एपलेट स्टेज पे, आप उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे 2 जो ये स्पेस है, इस स्पेस में आपने उस अथॉरिटी का नाम लिखना है जिसके आगे आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। यहाँ आई के नीचे दोस्तों आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। पर्सनल डिटेल्स इन द सेंस एप्लीकेंट की पर्सनल डिटेल्स, खुद की नहीं। यहाँ पे भी उनकी पर्सनल डिटेल्स जाएगी, ट्रेड नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एक्ट अंडर विच द केस इज पेंडिंग। यहाँ पे वैट एक्ट है या एंट्री टैक्स का एक्ट है या फिर सीएसटी एक्ट है, उस एक्ट के बारे में आप लिख दीजिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर अपना डाल दीजिए। कौन सा पीरियड है डिस्प्यूट का, वो पीरियड यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये तो दोस्तों नॉर्मल चीजें हैं। अब इम्पोर्टेंट चीजों पे आ जाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये 10, कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग बैलेंस ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट ओइंग टू नॉन फर्निशिंग और नॉन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन। तो अगर आपका केस है किसी सी फॉर्म या एफ फॉर्म या और कोई फॉर्म नॉन फर्निशिंग की वजह से, तो ये सेक्शन आपने जरूर से भरना है। इसमें आपने फुल रेट ऑफ टैक्स लिखना है, कितना टर्नओवर है जिसपे आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, कितना टर्नओवर है जिसपे आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए हैं, और लास्ट में ये जो 9 नंबर है, यहाँ पे आपका वो अमाउंट आना चाहिए जो आपका टैक्स डिस्प्यूट में है ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ सच फॉर्म्स। तो ये आइडियली आपका अमाउंट टाई अप होगा जो आपका डिमांड नोटिस है उसका टैक्स वाला पार्ट से। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर में देखते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ अरियर टैक्स, पेनल्टी, लेट फी, इंटरेस्ट एंड डिस्प्यूट। इसके अंदर ए नंबर पॉइंट में अदर देन एंट्री टैक्स की बात हो रही है, अदर देन एंट्री टैक्स। तो यहाँ पे सिर्फ हम अदर देन एंट्री टैक्स की ही बातें करेंगे। नंबर 1 में लिखा है एडमिटेड टैक्स, अगर आपका कोई एडमिटेड टैक्स है तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा वो नंबर। रिमेनिंग बैलेंस ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट विच इज ओइंग टू नॉन फर्निशिंग ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ एनी सर्टिफिकेट, अब इसमें जो डिस्प्यूटेड टैक्स है आप वो नंबर डाल देंगे। लेस एनी डिपॉजिट मेड, अगर इस डिस्प्यूटेड टैक्स में से आपने कुछ पैसे दे दिए हैं ऑलरेडी तो वो नंबर आप यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट में आपका जो बैलेंस है, जो इन डिस्प्यूट है, जो नहीं पैसे दिए गए हैं उसके, वो यहाँ लिखेंगे। 5 नंबर पॉइंट में एनी अदर टैक्स इन डिस्प्यूट नॉट कवर्ड इन 2 अबव। 2 नंबर जो है वो सिर्फ सी फॉर्म के लिए था, तो अगर आपका सी फॉर्म छोड़ के और कोई अमाउंट है जो डिस्प्यूट में है तो आप वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे, अदर देन एंट्री टैक्स। याद रखिए दोस्तों। 6 नंबर पॉइंट में अगर आपने कोई डिपॉजिट, उसमें से भी कोई डिपॉजिट किया है तो फिर आप उस नंबर को यहाँ लिख देंगे। इन दोनों का माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे 7 नंबर पॉइंट में। फिर बात कर रहे हैं ये लोग लेट फी का। अभी तक तो हम टैक्स की बात कर रहे थे, अब यहाँ से लेट फी की बात शुरू हो गई। अगर लेट फी है कोई डिस्प्यूट में तो आपने वो अमाउंट यहाँ लिखना है, उसमें से कुछ डिपॉजिट किया है अगर तो वो यहाँ लिखना है। इन दोनों का माइनस जो बैलेंस फिगर है जो डिस्प्यूट में है, जो पे नहीं किया गया है, वो यहाँ आएगा 10 नंबर रो में। 11 नंबर रो में अगर आप देखते हैं तो हमारा शुरू हो जाता है एनी इंटरेस्ट इन डिस्प्यूट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स अदर देन एंट्री टैक्स। पहले हम यहाँ पे तो लेट फी की बात कर रहे थे, अब हम इंटरेस्ट पे आ गए। इंटरेस्ट के लिए भी सेम ये 3 चीजें हैं कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट इन डिस्प्यूट है तो आप वो लिख दीजिए यहाँ पे, अगर आपने उसमें से कुछ पेमेंट कर दिया तो वो यहाँ लिख दीजिए। इन दोनों का माइनस होके जो बैलेंस है, जो पे नहीं हुआ गया है, वो यहाँ लिख दीजिए। फिर आएगा ऑब्वियसली पेनल्टी, वही बच गया है तो पेनल्टी के बारे में डिटेल्स आप इन कॉलम्स में लिख दीजिए। फिर आते हैं हम लोग बी नंबर पॉइंट में। अब ऑब्वियसली ऊपर ए नंबर पॉइंट में हमने अगर अदर देन एंट्री टैक्स की बात की है तो बी नंबर पॉइंट में अब एंट्री टैक्स की बात की जाएगी। एंट्री टैक्स की बात में भी सेम जो यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे भी चीजें आ रही हैं। पहले ये टैक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि आपका क्या क्या टैक्सेस थे, फिर उसके बाद ये लेट फी के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे इन 3 रोज में कि कितनी लेट फी डिस्प्यूट में है, कितने पैसे उसके दे दिए गए हैं, कितना बचा हुआ है। फिर इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट आपका डिस्प्यूट में है, कितना उसमें से दे दिया है, कितना बैलेंस बचा है। और लास्ट में पेनल्टी के बारे में भी यही सेम क्वेश्चंस पूछे हैं। 12 नंबर पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, पर्टिकुलर्स ऑफ अपील रिविजन रिव्यू एप्लीकेशन पेंडिंग। तो अगर आपका जहाँ पे भी किसी भी फोरम के आगे अगर कुछ पेंडिंग, ये केस जहाँ पे पेंडिंग है उसके बारे में आप इन कॉलम्स में लिख दीजिएगा 12 नंबर पॉइंट के नीचे। तो 13 नंबर पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, अमाउंट पेबल फॉर सेटलमेंट ऑफ अरियर टैक्स इन डिस्प्यूट अदर देन एंट्री टैक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, क्योंकि ये बताएगा कि आपको कितना अमाउंट पे करना है फॉर सेटलमेंट। अदर देन एंट्री टैक्स के लिए जो भी आपका पेमेंट है वो यहाँ आपने फीड कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले ये बोलता है फॉर नॉन फर्निशिंग और नॉन प्रोडक्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो जो आपका अरियर टैक्स है जो डिस्प्यूट में है फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ सी फॉर्म या कोई भी फॉर्म्स,
तो वो नंबर यहाँ आ जाएगा। अगर और कोई कारण से डिस्प्यूटेड टैक्स है तो वो यहाँ आ जाएगा। अदर कारण मतलब अदर देन सी फॉर्म या कोई भी फॉर्म, या फिर और अदर देन एंट्री टैक्स, तो आपने वो अमाउंट यहाँ लिख देना है। इन दोनों का टोटल दोस्तों इस वाले कॉलम, इस वाले रो में आ जाएगा, और इसका 15% निकाल के इस रो में आ जाएगा। ये अमाउंट है जो आपने पे करना है। ये तो थी डिस्प्यूटेड टैक्स की बात। अब ये पूछ रहा है टैक्स एडमिटेड की बात। तो अगर आपका कोई टैक्स एडमिटेड है तो आप उनको यहाँ लिख दीजिए, और फिर इसका टोटल और इसका टोटल यहाँ आ जाएगा, टोटल अमाउंट पेएबल में। ये तो हमने बात की अदर देन एंट्री टैक्स की। तो अब ये बात कर रहे हैं एंट्री टैक्स के बारे में भी बता दो। तो 14 नंबर पॉइंट के अंदर हम लोग एंट्री टैक्स रिलेटेड जो हमारा डिस्प्यूटेड टैक्स है वो हम यहाँ लिखेंगे, और उसका 50% पेएबल होता है फॉर सेटलमेंट, जो हमने पहले भी देखा, वो हम यहाँ लिखेंगे। 15 नंबर पॉइंट में आते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है अरियर पेनल्टी इन डिस्प्यूट। अगर आपका पेनल्टी का मामला है तो आप पेनल्टी की डिटेल्स यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पे फिर ये एक सम टोटल है 16 नंबर पॉइंट में, टोटल अमाउंट पेबल फॉर सेटलमेंट ऑफ अरियर टैक्स एंड पेनल्टी। आपका जो जो टैक्स पेमेंट्स ऊपर बनती है वो सेटलमेंट, आप उसका टोटल यहाँ लिख लीजिए, और अगर पेनल्टी कुछ पे करनी है आपने तो आप वो यहाँ लिख लीजिए। फिर ये आपसे 17 नंबर पॉइंट में पूछता है डिटेल ऑफ पेमेंट, डिपॉजिट, रिकवरी ऑफ टैक्स मेड प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सेक्शन 3 ऑफ वेस्ट बंगाल फाइनेंस एक्ट। अगर आपने पहले इस एप्लीकेशन से पहले कुछ पेमेंट्स की हैं तो एक ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ दी जा रही है, आप उन डिटेल्स को यहाँ लिख के बता सकते हैं कि हमने, देखिए सर, ऑलरेडी इतनी पेमेंट कर रखी है। और फिर फाइनली 18 नंबर पॉइंट में आपने लिख देना है कि क्या आपका चालान नंबर है, क्या डेट है, कौन से बैंक से आपने पे किया है, कौन सा पीरियड था, और कितना अमाउंट आपने पे कर दिया है। 19 नंबर पॉइंट में ये पूछ रहा है आप क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं। बहुत ही जनरल पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होती हैं आप उसके सामने टिक मार के उसको एज अटैचमेंट इस एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। और लास्ट में ये एक वेरिफिकेशन फॉर्म है जो आपने भरनी ही होती है, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है। एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 आपने सिर्फ तब भरनी है, एनेक्जर 1 आपने तब भरनी है जब आपका सी फॉर्म का केस हो, और बहुत ही जेनरिक सी डिटेल्स हैं, ऊपर जो आपने लिखा था उनसे ही ये आ जाएंगी आपकी डिटेल्स, तो आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। एनेक्जर 2 आपने तब भरना है जब आपका एंट्री टैक्स का केस है। अगर आपका ये दोनों ही केस नहीं है, कोई तीसरे टाइप का केस है, तो आप इसको स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे कमेंट्स दीजिए।